नमस्कार। जी स्पैर में आपका स्वागत है। इस प्लेलिस्ट में हम द हिंदू अखबार के संपादकीय का संक्षिप्त और सरल सारांश प्रस्तुत करेंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या समाचारों में रुचि रखते हैं तो यह श्रृंखला आपके लिए उपयोगी होगी। आइए आज के संपादकीय का सारांश देखते हैं। द डीपर मीनिंग ऑफ डिक्लाइनिंग स्कूल एनरोलमेंट्स। स्कूल में नामांकन में गिरावट का गहरा अर्थ। यह भारत की जनसांख्यिकी लाभ के अंत की शुरुआत और समृद्ध होने से पहले जनसंख्या के वृद्ध होने को चिन्हित कर सकता है। भारत में स्कूल नामांकन में गिरावट और जनसांख्यिकी लाभांश पर संकट। जनसांख्यिकी लाभांश पर अनिश्चितता। भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अपने युवा जनसंख्या लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड को भुनाने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन हालिया आंकड़े बताते हैं कि यह अवसर सीमित समय के लिए ही था और अब यह अंत की ओर बढ़ रहा है। स्कूल नामांकन में गिरावट इस बदलाव का संकेत है, जिससे यह आशंका बढ़ी है कि भारत समृद्ध बनने से पहले वृद्ध हो सकता है। स्कूल नामांकन में भारी गिरावट। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2024 को जारी UDISE 2022-23 और 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 की तुलना में स्कूल नामांकन में 1.55 करोड़ यानी 6% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले दशक 2014-15 से 2023-24 में नामांकन 2.45 करोड़ यानी 9.45% घटा। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 पर 1.87 करोड़ यानी 13.45% की सबसे अधिक गिरावट हुई। वहीं माध्यमिक स्तर जिसमें कक्षा 9-10 पर 14.3 लाख यानी 3.75% की गिरावट देखी गई। उच्च माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 11-12 पर 36.3 लाख यानी 15.46% की वृद्धि हुई, जिससे संकेत मिलता है कि गिरावट हाल के वर्षों में शुरू हुई है। सरकारी बनाम निजी स्कूलों में स्थिति। सरकारी स्कूलों में नामांकन 1.99 करोड़ यानी 13.8% घटा। सरकार अनुदानित स्कूलों में नामांकन 49.5 लाख यानी 16.41% घटा। निजी स्कूलों में नामांकन 16 लाख यानी 2.03% बढ़ा, लेकिन यह वृद्धि मुख्य रूप से उच्च माध्यमिक स्तर में 15.55% पर केंद्रित रही। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर निजी स्कूलों में नामांकन वृद्धि नगण्य रही। गिरावट का कारण डेटा सुधार या जनसांख्यिकी बदलाव। सरकार ने आधार नंबर से नामांकन जोड़ने को डेटा सुधार का कारण बताया है। हालांकि 2014-15 से 2023-24 तक के दशक भर के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि यह गिरावट डेटा सुधार का परिणाम न होकर जनसांख्यिकी बदलाव का संकेत है। 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या में 1.73 करोड़ यानी 5.78% की कमी हुई है। 6 से 13 वर्ष आयु वर्ग यानी प्राथमिक शिक्षा में 1.87 करोड़ यानी 9.12 और 14-15 वर्ष आयु वर्ग में माध्यमिक शिक्षा में 21.7 लाख यानी 4.35 की गिरावट हुई है। स्कूलों की संख्या भी 79,109 यानी 5.1% घटकर 1.47 लाख रह गई है। 2017-18 में 1.55 लाख थी इसकी संख्या। भारत की प्रजनन दर 2022 में 2.01 हो गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। भविष्य पर असर। कामकाजी उम्र में गिरावट। भारत अब उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां उसकी युवा आबादी घटकर वृद्ध आबादी की ओर बढ़ रही है। अभी यह असर प्राथमिक स्तर पर दिख रहा है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पर धीरे धीरे असर दिखेगा। अंततः उच्च शिक्षा और श्रम शक्ति पर गहरा असर पड़ेगा। कामकाजी आयु वर्ग यानी 15 से 59 वर्ष के घटने से अधिक आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है। चिंताजनक संकेत। समृद्ध बनने से पहले वृद्ध होने का खतरा। विकसित देशों में जनसंख्या घटने के बावजूद वे संपन्न हैं। भारत के लिए खतरा यह है कि वह बूढ़ा हो जाएगा लेकिन अमीर बने बिना। यदि 2021 की जनगणना, जो अभी तक नहीं हुई, भी यही रुझान दिखाती है तो यह जनसांख्यिकी लाभांश के अंत की शुरुआत हो सकती है। इस
जनसंख्या लाभांश खिड़की को अधिकतम लाभ उठाने के लिए भारत को तेजी से आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर ध्यान देना होगा। इसका निष्कर्ष स्कूल नामांकन में गिरावट आधार डेटा सुधार का परिणाम नहीं बल्कि आबादी के ढांचे में बदलाव का संकेत है। बढ़ती उम्र और घटती युवा जनसंख्या के बीच आर्थिक विकास को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। समृद्ध बनने से पहले वृद्ध होने की का जोखिम भारत के सामने एक गंभीर चुनौती बन सकता है। एग्रीकल्चर प्रोटेक्शनिज्म पुशेस अप इंडियाज इंपोर्ट टैरिफ, भारत में आयात शुल्क वृद्धि और कृषि संरक्षणवाद। भारत में आयात शुल्क वृद्धि और कृषि संरक्षणवाद। भारत का आयात शुल्क वैश्विक तुलना। भारत का औसत आयात शुल्क 2023 में 17% रहा, जो अमेरिका से 3.3% की तुलना में 5 गुना अधिक है। ब्रिक्स देशों में सबसे अधिक भारत के बाद ब्राज़ील 11%, दक्षिण अफ्रीका और चीन 7% से अधिक, रूस 6.6% और यूरोपीय संघ 5% का स्थान रहा। भारत में उच्च शुल्क का कारण कृषि संरक्षणवाद। कृषि उत्पादों पर ऊंचा शुल्क घरेलू किसानों और खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए लगाया जाता है। कृषि क्षेत्र में निवेश कुल निवेशक का मात्र 6% है, जिससे यह क्षेत्र वैश्विक मानकों के अनुसार अक्षम बना हुआ है। कृषि उत्पादों पर शुल्क में 2020 को छोड़कर 2018 से 2023 के दौरान 38% से अधिक रहा, जबकि गैर कृषि उत्पादों पर 15% से कम। उत्पाद वृष्टि शुल्क प्रवृत्तियाँ 2018 से 23 30% से अधिक शुल्क कृषि उत्पाद, डेयरी उत्पाद, पेय पदार्थ और तंबाकू पर रहा। शुल्क में कमी परिवहन उपकरण, कपास और वस्त्र पर। शुल्क में वृद्धि विद्युत मशीनरी, चमड़ा, जूते, कुछ विनिर्मित वस्तुएं। अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव। डोनाल्ड ट्रंप ने पारस्परिक शुल्क यानी रेसिप्रोकल टैरिफ्स को चेतावनी दी है। भारत ने बॉर्बन विस्की पर शुल्क 150% से घटाकर 100% किया है। अप्रैल-नवंबर फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान भारत का अमेरिका को निर्यात $53 बिलियन पार कर गया, कुल निर्यात का 18%। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर प्रभाव। कृषि शुल्क में कटौती के लिए अमेरिका दबाव बना सकता है। भारत ने अब तक कृषि उत्पादों जैसे अनाज पर शुल्क वार्ता से इनकार किया है, लेकिन भारत अमेरिका द्विपक्षीय वार्ता में यह मुद्दा उठ सकता है। इसका निष्कर्ष भारत के उच्च आयात शुल्क का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र की सुरक्षा है, जो अभी तक कम निवेश और कम उत्पादकता के कारण वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमजोर है। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में कृषि उत्पादों पर शुल्क भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बना रहेगा। द डेंजर ऑफ डिजिटल सेंसर बोर्ड। विवाद की पृष्ठभूमि। इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो के एक एपिसोड में यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ। समय रैना द्वारा होस्ट किए गए इस शो में डार्क ह्यूमर का प्रयोग किया गया। सीएम, संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने अलाहाबादिया को गंदी मानसिकता वाला व्यक्ति कहा। कानूनी पक्ष अश्लीलता बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अपूर्वा अरोड़ा बनाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अश्लीलता के लिए कामुकता भड़काने की कसौटी तय की। अभद्र भाषा का मतलब बताया अपराध नहीं बल्कि रिस्के जोक माना जा सकता है। आईटी अधिनियम की धारा 69A वेबसाइट ब्लॉकिंग। शालीनता और नैतिकता 69A के अंतर्गत ब्लॉकिंग का आधार नहीं है। 2021 आईटी नियम ने सरकार की सेंसरशिप शक्ति को बढ़ाया। ब्लॉकिंग आदेश गुप्त रहते हैं और न्यायालय अक्सर हस्तक्षेप नहीं करते। मीडिया विनियमन की ओर बढ़ते कदम। प्रसारण विधेयक यानी ब्रॉडकास्टिंग बिल। ऑनलाइन क्रिएटर्स को पारंपरिक प्रशासक। विवाद के बाद कानून बनाने की गति तेज हुई। संसदीय समिति, जिसके अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने नए नियमन की मांग की। ओटीटी प्लेटफॉर्मों में
ने सरकारी सेंसरशिप को अपनाया ताकि अभियोग और एफआईआर से बच सके। राजनीतिक पृष्ठभूमि, टेक्नो पैट्रिमोनियलिज्म। यामिनी अय्यर और नीलांजन सरकार तकनीकी लाभों के माध्यम से राजनीति निष्ठा बनाना, इसे टेक्नो पैट्रिमोनियलिज्म कहा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्लस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं लोक लुभावन वेलफेयर स्कीम को सरकार की डिजिटल सेंसरशिप की ओर झुकाव। निष्कर्ष, सेंसरशिप की बढ़ती आशंका, डिजिटल स्पेस में सरकार का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश, विवाद सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि डिजिटल कंट्रोल का बड़ा खेल, डिजिटल सेंसर बोर्ड जैसी व्यवस्था के संकेत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। धन्यवाद।